Hello everyone. So very good morning to all of you and welcome in our Unacademy Let's Crack NEET UG. सो बच्चों, कल की क्लास जस्ट बिकॉज ऑफ सम इंटरनेट कनेक्शन हम लोग नहीं कंटिन्यू कर पाए थे. आज की क्लास में हम सेम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं. फ्लूइड मैकेनिक्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड पे न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो फटाफट लाइक आई कैन सी कि बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं फटाफट. तो और भी बच्चे लाइव आए, इसलिए इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो. ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने टेलीग्राम पे, अपने फेसबुक पे और एनी चैनल जितने पे भी आप शेयर कर सकते हो कीजिए. और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस बैच को फटाफट ज्वाइन कीजिए. सक्षम बेटा, आज फ्लूइड मैकेनिक्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जैसा आपको पता है. ठीक है, चलो जब तक बच्चे आप लोग ज्वाइन कर रहे हो, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. दिस इज़ निवेदिता गुप्ता, योर फिजिक्स एजुकेटर. जैसा आप सबको पता है, मैं पिछले 7 सालों से इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस के लिए पढ़ा रही हूँ, राइट. और अब मैं अनअकैडमी के थ्रू आप लोगों को फिजिक्स की नीट यूजी की प्रिपरेशन कराने आई हूँ. सो अब फटाफट मैं देख रही हूँ सक्षम का मैसेज है 2021 एस्पिरेंट. दैट्स वेरी गुड. आपका रिवीजन हो रहा है बच्चा, आपका प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा 11th का. ठीक है, चलो यहाँ पे मैं आपको थोड़े से बेनिफिट्स बता देती हूँ अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के. अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेते ही आप अनअकैडमी के उन 40+ फैकल्टीज़ के साथ कनेक्ट हो जाओगे जो यहाँ पे टीच कर रहे हैं इस वक्त नीट यूजी के लिए. दैट इज़ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के टोटल 40+ फैकल्टीज़ है, अप्रॉक्स 50. आप उनसे कनेक्ट हो जाएंगे, आप उनकी अनलिमिटेड एक्सेस क्लासेस ले सकते हैं. बहुत ही स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज वहाँ पे बनाए गए हैं आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग. और वहाँ पे मैंने अपना कोर्स स्टार्ट कर दिया है, फुल ईयर +1 कोर्स स्टार्ट कर दिया है, +2 कोर्स स्टार्ट होने वाला है. ठीक है, तो वहां पे अगर आपको ज्वाइन करना है तो फटाफट आपको ये सब्सक्रिप्शन लेना स्टार्ट कर देना चाहिए. एक और चीज मैं यहाँ पे आपको बता दूं, द वेरी प्लस पॉइंट ऑफ द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो इन फैकल्टीज की लाइव क्लास के साथ साथ, अनलिमिटेड एक्सेस के साथ साथ, इतने सारे कोर्सेज के साथ साथ आप टेस्ट सीरीज, ठीक है, न्यूमेरिकल्स और मेरे मेगा क्विजेस और अनअकैडमी के 720 मार्क्स के जो टेस्ट होते हैं उन सब के साथ एक साथ जुड़ जाओगे. साथ ही साथ आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगी अपना स्टडी मटेरियल, अपने हैंडमेड नोट्स एंड डाउट सेशन. हर 3 क्लास के बाद एक डाउट सेशन होगा जिससे आपके डाउट्स क्लियर होते चले जाएंगे. तो अगर आप या आपका कोई भी रिलेटिव इस वक्त सोच रहा है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, तो फटाफट मेरा बैच स्टार्ट होने से पहले स्टार्ट कर दीजिए. ठीक है, वहां पे जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लेंगे उसके लिए आपको क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है अपने फोन पे और वहां पे गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना है, नीट यूजी सेलेक्ट करना है बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट. आपके सामने सब्सक्रिप्शन आ जाएंगे 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ. जस्ट गो फॉर द 12 मंथ एंड 24 मंथ सब्सक्रिप्शन. अगर आप 2021 एस्पिरेंट हैं तो आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लीजिए. अगर आप 2022 एस्पिरेंट है देन गो फॉर 24 मंथ सब्सक्रिप्शन. ये सब्सक्रिप्शन आपके हैं 30,000 रुपीज़ एंड 36,000 रुपीज़. जैसे ही आप NG10 कोड यूज़ करोगे आपको तुरंत ये सब्सक्रिप्शन में मिलेगा डिस्काउंट. ये पड़ेगा आपको 27,000 रुपीज़ में एंड 24 मंथ सब्सक्रिप्शन विल बी इन 32,400 रुपीज़. इट्स वेरी सिंपल, राइट. सब्सक्रिप्शन लेते ही आप फिर से सुनिए किन किन चीज़ों से कनेक्ट हो रहे हो. पहली चीज़, आप मेरी गाइडेंस में आ रहे हो. मैं आपको पूरे 2 साल अपने साथ अपने गाइडेंस में प्रिपेयर कराऊंगी नीट के लिए. साथ ही साथ मैं आपको हैंडमेड नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगी, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराऊंगी और मेरे साथ साथ आप जितने भी फैकल्टीज़ हैं उन सब के साथ कनेक्ट हो जाओगे. मेरा एक कोर्स फिर से बता रही हूँ, मेरा एक कोर्स 11th का फुल ईयर कोर्स स्टार्ट हो चुका है 11 जून से, जिस बैच में मैं पढ़ाऊंगी फिजिक्स, बायो पढ़ाएंगे आनंद सर और केमिस्ट्री फैकल्टीज भी हैं. तो उस बैच को फटाफट ज्वाइन कीजिए ताकि आपकी कोई भी क्लास स्किप ना हो. अब हम आगे बढ़ते हैं अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ. मैं आपको पहले ही बता दूं, जो ये न्यूमेरिकल्स हैं ये बिल्कुल इस पैटर्न पे हैं जिस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, राइट. इसका मतलब कुछ क्वेश्चंस इजी हैं, कुछ क्वेश्चंस मीडियम हैं और कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट हैं. शुभम घोष, दिस इज योर फर्स्ट क्लास, वेलकम बेटा, राइट. फटाफट लिंक शेयर करो और बच्चों को बुलाओ. जितने ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे उतना ज्यादा मजा आएगा पोल में.
ठीक है, चलो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एन एलिवेटर केबल इज टू हैव अ मैक्सिमम स्ट्रेस। एक एलिवेटर है जिसके केबल पे मैक्सिमम स्ट्रेस कितना हो सकता है, 7 × 10⁻⁷। इसको हमने इस एलिवेटर को एक्सीलरेशन दिया ऊपर की तरफ 1.5 मीटर/सेकेंड स्क्वायर, और इस पे मैंने 2000 kg का वेट लटका दिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द केबल क्या हो जिससे कि वो इजिली ऊपर चला जाए, ब्रेक ना करे। दिस इज द क्वेश्चन, राइट। तो यहां पे मैं आपको दे रही हूं एक पोल, फटाफट ट्राई कीजिए और आंसर दीजिए। बेटा किस बुक से पढ़े, नीट पोस्टपोन हुआ है या नहीं, ये सारी बातें हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। आप बोलोगे तो हम इस पे एक प्रॉपर वीडियो में लाइव आके मैं आपसे इस बारे में डिस्कस कर लूंगी। अभी थोड़ा क्लास पे ध्यान दे देते हैं। ये देखिए शुभम घोष, वेरी गुड। देखो कैसे सॉल्व करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। आपको पता है स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, फोर्स अपॉन एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इक्वल टू स्ट्रेस। आपको निकालना है यहाँ पे एरिया, तो एरिया की वैल्यू हो जाएगी फोर्स अपॉन स्ट्रेस, राइट। फोर्स की वैल्यू क्या है, केबल है, अगर केबल में मास लटकाया है तो फोर्स की वैल्यू हो जाती है mg इफेक्टिव डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया। जी इफेक्टिव क्यों लगाया, क्योंकि जब भी हम एलिवेटर को ऊपर या नीचे की तरफ एक्सिलरेट कराते हैं तो नेट फोर्स चेंज हो जाता है। नेट फोर्स चेंज हो जाता है, इसका मतलब नेट एक्सिलरेशन चेंज हो गया, एंड दैट नेट एक्सिलरेशन इज नोन एज जी इफेक्टिव। तो यहाँ पे देखिए हमारी एलिवेटर है जिसपे नीचे की तरफ लग रहा है mg और ऊपर की तरफ है इस पे एक्सिलरेशन a। तो यहां पे जो हमारा नेट जी इफेक्टिव होगा वो कितना हो जाता है, g + a। सबको क्लियर है ये चीज। तो यहां पे हमने वैल्यू पुट करी mg + a डिवाइडेड बाई s। दिस इज द वैल्यू ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। मास आपको गिवन है कितना, 2000। g कितना है, 9.8। एक्सिलरेशन कितना गिवन है आपको, 1.5 डिवाइडेड बाई s, और s भी आपको क्वेश्चन में मेंशन है। स्ट्रेस कितना, यहाँ पे 7 × 10⁻⁷। इसको पूरा सॉल्व कीजिए, आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया आ जाएगा 3.22 × 10⁻⁴ मीटर²। बट योर आंसर इज इन सेंटीमीटर², सो आप इसे कन्वर्ट करोगे, दैट इज 3.22 सेंटीमीटर²। ये आपका आ गया, राइट। कहीं कोई डाउट, एकदम क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देखो बहुत आसान क्वेश्चंस हैं बच्चा, स्टार्टिंग के, आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता चला जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमने एक रोप ली है, इस रोप की लेंथ है L और इस रोप का वेट है W। इस पे नीचे हमने एक वेट लटका दिया है W1 का, और बोला गया है नीचे से 3L/4 की डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P। इस पॉइंट P पे स्ट्रेस क्या होगा अगर इसका सरफेस एरिया S है, तो अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया S है तो इस पे कितना स्ट्रेस होगा। दिस इज द क्वेश्चन, राइट। मैं आपको पोल दे रही हूं, फटाफट बताइए। सब लोग आंसर कीजिए। आयुष मेहता, लेट्स सी कैसे करेंगे बच्चा इस क्वेश्चन को। हमें इस पॉइंट पे चाहिए क्या, स्ट्रेस। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहां पे प्रोड्यूस हो रहा है टेंशन, तो यहां फोर्स क्या है, T, और क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको क्वेश्चन में मेंशन है S। तो स्ट्रेस निकालने के लिए हमें यहाँ पे बेसिकली टेंशन निकालने की जरूरत है। टेंशन इस पॉइंट पे पता चल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। अच्छा, इस पॉइंट पे टेंशन निकालना है तो इस पूरी बॉडी का हम FBD बना लेते हैं। तो इस
बॉडी को मैंने ऐसे बनाया, इस पॉइंट पे लगता है टेंशन, टेंशन हमेशा बॉडी से अवे लगता है, तो ऊपर लगेगा टेंशन और नीचे लगेगा वेट। वेट दो चीजों का लगेगा, एक तो रोप का वेट और ऊपर से जो हमने वेट लटकाया है उसका भी वेट। जो वेट लटकाया है दैट इज W, और साथ ही साथ इस रोप का वेट कितना हो जाएगा, आपको पता है टोटल L लेंथ का वेट कितना है, टोटल L लेंथ का वेट है W, तो 3L/4 लेंथ का वेट कितना हो जाएगा 3/4W, वो भी नीचे की तरफ लगेगा 3/4W, राइट। एंड एज वी नो द रोप इज इन इक्विलिब्रियम, रोप इक्विलिब्रियम पे है, जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे, ऊपर की तरफ फोर्स कितना है T और नीचे की तरफ फोर्स कितना है W + 3/4W, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी W1 + 3/4W डिवाइडेड बाई S। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, थर्ड, तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रिजिड बार ऑफ मास m सपोर्टेड सिमेट्रिकली बाय 3 वायर्स ईच ऑफ लेंथ L, ठीक है, और उन एंड्स पे हमने कॉपर के वायर्स लगा दिए हैं, बीच वाला वायर हमारा आयरन का है। अगर आपको उनके डायमीटर्स का रेशियो बताना है तो क्या होगा, उसमें आपको मेंशन है कि सेम टेंशन है, टेंशन सब पे क्या है, सारे वायर्स पे सेम, आपको बताना है कि क्या होगा इसके डायमीटर का रेशियो। फटाफट मुझे आंसर बताइए। वेरी गुड आयुष एंड शुभम, सौरभ का भी आंसर सही है। चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे करेंगे। बच्चा देखिए, ये आपका जो है ना 3 वायर्स हैं और इन 3 वायर से हमने लटका दिया है एक ब्लॉक को, ब्लॉक का वेट है W। अच्छा, ये आपका वायर कॉपर का है, ये भी वायर आपका कॉपर का है, और बीच वाला वायर आपको किसका दे रखा है, आयरन का, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको बताना है कि इनके रेडियस का रेशियो क्या होगा, डायमीटर का रेशियो क्या होगा। अच्छा, अगर ये इस लेंथ पे आ गया, एक्सटेंशन हुआ, इसमें इलोंगेशन हुआ और हमारा वेट नीचे आ गया, तो तीनों ही वायर में सेम इलोंगेशन हुआ ΔL, तीनों ही वायर की इनिशियल लेंथ सेम थी L, और तीनों ही वायर पे टेंशन सेम होगा क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में मेंशन है, राइट। अच्छा, अगर आप यहां से देखो तो हमारे स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, या Y का फॉर्मूला क्या होता है, यंग मॉडुलस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया ΔL/L, यही होता है। अच्छा, इस क्वेश्चन में फोर्स की जगह क्या है, टेंशन L/A ΔL। अगर आप ध्यान से देखो तो L सबका सेम है, ΔL सबका सेम है, T सबका सेम है, दैट इज Y इज प्रोपोर्शनल टू 1/A, यही होगा ना। एंड यू हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ कॉपर, कॉपर का ना, हाँ, रेशियो ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय रेशियो ऑफ आयरन। ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ कॉपर। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, πr², दैट इज Y कॉपर डिवाइडेड बाय Y आयरन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कॉपर का होल स्क्वायर, राइट। हम अंडर रूट कर देंगे दोनों तरफ, तो हमें क्या मिल जाएगी, हमें मिल जाएगी रेडियस ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ आयरन इज इक्वल टू Y ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय Y ऑफ कॉपर का अंडर रूट। ये हो गया हमारा आंसर। बट क्वेश्चन में हमसे R आयरन अपॉन R कॉपर पूछा गया है, तो उसी अकॉर्डिंग हम दे देंगे इसका आंसर। इज इट क्लियर, समझ आ गया। चलो अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वन एंड ऑफ अ लॉन्ग मेटेलिक वायर, एक लॉन्ग मेटेलिक वायर है जिसका वन एंड लेंथ कितनी है L, वन एंड तो सीलिंग से कनेक्टेड है और दूसरे एंड पे हमने मासलेस स्प्रिंग ले ली है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है। नीचे हमने एक M मास को हैंग कर दिया है और इसको थोड़ा सा पुश किया है, तो इसमें क्या स्टार्ट हो जाएगा, ऑसिलेशन। आपको टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताना है, क्या होगा, दिस इज द क्वेश्चन। फटाफट बताइए।
युविका कंफ्यूजन हो रही है, कहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है बेटा? Ayush, Shrestha and Shreya. This is the leaderboard. Let's see. देखो बच्चा, यहाँ पे आपको टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताना है, और हमारे अगर एक ब्लॉक को स्प्रिंग से टांग दे तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होता है T = 2 पाई अंडर रूट m/k या फिर k इक्विवेलेंट। ठीक है। अच्छा, अगर हम एक वायर को टांगते हैं, फोर्स लगाते हैं, वायर में क्या हो जाता है? इलोंगेशन, यानी वायर एक स्प्रिंग की तरह काम करने लगता है, और वायर का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाता है? k की वैल्यू कितनी होती है? YA/L। ये सबको पता है? पता है या कोई डाउट है? डाउट है तो मैं ये भी बता दूं कि कैसे होती है। ऑल नो दिस कि ये कैसे आया? एक वायर एक स्प्रिंग कांस्टेंट का क्या होता है? वायर का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है? पता है? यस और नो? फटाफट बताओ। पता है? ओके, वेरी गुड। तो यहां पे अब आपको दिख रहा है कि दो स्प्रिंग हो गई। एक का स्प्रिंग कांस्टेंट है YA/L और दूसरा का स्प्रिंग कांस्टेंट है K। और ये जुड़े कैसे हैं बेटा? सीरीज में जुड़े हैं। सीरीज में जुड़े हैं तो इसका जो K इक्विवेलेंट आएगा वो क्या होगा? सीरीज में फॉर्मूला होता है K इक्विवेलेंट का K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। तो K1 की जगह तो है K, K2 की जगह क्या है? YA/L डिवाइडेड बाई K प्लस YA/L, राइट। तो ये वैल्यू हो जाएगी KYA डिवाइडेड बाई L, और ये हो जाएगी KL प्लस YA डिवाइडेड बाई L। LL विल बी कैंसल्ड आउट, तो यहाँ से K इक्विवेलेंट हमें मिलेगा KAY डिवाइडेड बाई KL प्लस AY। ये K इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई। नाउ वी हैव टू फाइंड द टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा? 2 पाई अंडर रूट m अपॉन K इक्विवेलेंट। K इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? KAY, और ऊपर आ जाएगा KL प्लस AY। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? दैट इज सेकेंड वन। तो सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर, राइट। आयुष क्या बोल रहे हो बेटा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे एक ब्लॉक है जिसका वेट W है, उसे हमने 60 सेंटीमीटर की एक स्प्रिंग से टांग दिया है, ठीक है। और उस वक्त इलोंगेशन कितना हुआ है? 9 सेंटीमीटर। इस वक्त इलोंगेशन 9 सेंटीमीटर है। अब हमने इस स्प्रिंग को लिया और दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। एक पार्ट की लेंथ है 40 सेंटीमीटर, दूसरे पार्ट की लेंथ है 20 सेंटीमीटर, और अगेन उस W वेट को टांग दिया है। अब आपको बताना है कि दोनों स्प्रिंग को मिला के टोटल कितना इलोंगेशन होगा। अब कितना एक्सटेंशन होगा इन दोनों स्प्रिंग को मिला के? दिस इज द क्वेश्चन। फर्स्ट केस में इलोंगेशन 9 है, सेकेंड केस में इलोंगेशन क्या होगा? फटाफट आंसर बताइए। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा टाइम भी बढ़ा देती हूं, आपको 45 सेकेंड्स दे रही हूं। फटाफट करो बेटा। गुड मॉर्निंग आस्था। गुड मॉर्निंग अर्जुन। अगेन आयुष, श्रेष्ठा एंड श्रेया। बच्चा देखिए, इस क्वेश्चन को ना मुश्किल से 30-40% बच्चों ने सही किया, बाकी सबका आंसर गलत था, और बाकियों ने तो अटेंड भी नहीं किया। तो यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे इसको थोड़ा यहाँ पे समझते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। पहले हमारी स्प्रिंग ऐसी थी और स्प्रिंग की लेंथ थी 60 सेंटीमीटर, ठीक है।
और इसका इलोंगेशन हमने W लटकाया तो कुछ इलोंगेशन हुआ होगा, वो इलोंगेशन आपको 9 सेंटीमीटर दिया है। बच्चा फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू K डेल्टा एक्स, दैट इज डेल्टा एक्स की वैल्यू आएगी F अपॉन K। F यहाँ पे W है और यहाँ पे K हमने मान लिया इसका K से रिप्रेजेंट किया कि स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या था, K था। ये हमारा पहला केस है, राइट। बच्चा हमें ये पता है कि स्प्रिंग हमारी जितनी छोटी होती चली जाती है स्प्रिंग कांस्टेंट उतना बड़ा होता चला जाता है। स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। अब अगर हम स्प्रिंग को दो पार्ट में कट कर दें, एक 40 सेंटीमीटर और एक 20 सेंटीमीटर, तो दोनों की लेंथ पहले से कम हो गई है तो दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट पहले से बढ़ जाएगा, राइट। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा 60/40 के और इसका हो जाएगा 60/20 के। सबको पता है कैसे निकालते हैं, ये पता है ना सबको कैसे निकालते हैं, राइट। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2 के और ये हो जाएगी आपकी 3 के, ठीक। अब हमने उन दोनों स्प्रिंग को इस तरह से कनेक्ट कर दिया। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, राइट। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाता है, स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाता है K1 प्लस K2 दैट इज 3/2K प्लस 3K। तो ये वैल्यू हो जाएगी 4.5K। इसको हमने अलग अलग काटा और ऐड कर दिया तो जो नई स्प्रिंग की तरह काम हुआ, एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग जो बनी उसका इक्विवेलेंट कोफिशिएंट कितना है 4.5K। तो अब इसका इलोंगेशन कितना आएगा डेल्टा x2, इसका इलोंगेशन हो जाएगा W अपॉन K इक्विवेलेंट दैट इज W ओवर 4.5K। बेटा W सेम है क्योंकि अभी भी इन दोनों को मिला के हमने W वेट ही लटकाया है तो फोर्स अभी भी सेम लग रहा है, राइट बच्चा। अब दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कर दें यहाँ पे डिवाइड तो हमारी डेल्टा x1 आ गई W अपॉन K और डेल्टा x2 आ गई हमारी W अपॉन 4.5K और इन दोनों को हमने कर दिया डिवाइड, W K विल बी कैंसल्ड आउट। तो ये वैल्यू हमारी कितनी हो गई 4.5, राइट। यहां से डेल्टा x2 दैट इज इलोंगेशन इन द सेकेंड केस कितना आ गया डेल्टा x1 डिवाइडेड बाई 4.5, राइट बच्चा। और पहले वाले में इलोंगेशन था कितना 9, तो 9 डिवाइडेड बाय 4.5 इज व्हाट 2। इसका मतलब सेकेंड केस में जो इलोंगेशन होगा दैट विल बी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर, समझ में आया। चलो नेक्स्ट निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे हमने दो वायर्स लिए हैं, दोनों का मटेरियल सेम है। मटेरियल सेम है मतलब दोनों का यंग मॉडुलस क्या रहा होगा, सेम रहा होगा। उन वायर्स की आपको लेंथ और रेडियस का रिलेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में। आपको बताना है इस पूरे सिस्टम की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, व्हाट विल बी द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। मैं आपको दे रही हूं पोल, फटाफट सॉल्व करके बताइए। टेट का फुल फॉर्म है बेटा टेस्ट एंड डिस्कशन। 45 सेकेंड दे दूं, चलो 45 सेकेंड दे रही हूं, सॉल्व करके बताओ। थोड़ी कैलकुलेशन है, टेक योर टाइम। — 54% बच्चों का आंसर सही है। बेटा जिनकी भी फर्स्ट क्लास है वो इस चीज को ध्यान से सुन लो। रेगुलर 10:30 पे मेरी क्लास होती है और उसका नोटिफिकेशन मेरे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक मेरा है, नोट कर लीजिए। ठीक है, दूसरी चीज, दिस इज माय कॉन्टैक्ट नंबर। You can WhatsApp me here regarding to any problem, topic से related problem, subscription से related problem, any problem you can contact me here, right? चलो
अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या मेंशन है, क्वेश्चन में मेंशन है कि ये दो अलग अलग वायर हैं, आपको पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम की बतानी है, तो दोनों की अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी निकाल के हम ऐड कर देंगे, राइट। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स का मतलब क्या है, इलोंगेशन का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का। और ये वायर हमारा स्प्रिंग की तरह ट्रीट करेगा, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होता है, के ए बाई एल, वाई ए बाई एल, ये आपको पता है, राइट। बच्चा अगर हम यहाँ पे देखें तो F इज इक्वल टू के एक्स से हमारी जो x की वैल्यू है वो F अपॉन के आएगी, F अपॉन के, F ओवर के, दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा x। तो यहां पे अगर हम वैल्यू पुट करें तो ये हो गया हाफ के और डेल्टा एक्स स्क्वायर हो जाएगा एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई के स्क्वायर, दैट इज हाफ एफ बाई के। दिस इज अनदर फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल एनर्जी। ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, राइट। अब यहां पे मैं इसको सॉल्व करके दिखाती हूं कैसे। तो देखिए इस पे जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी वो आ जाएगी हाफ F1 अपॉन K1 प्लस हाफ F2 अपॉन K2। बच्चा क्वेश्चन में ध्यान से देखिए कि दोनों पे जो वेट लटका है वो W है, यानी दोनों ही स्ट्रिंग पे टेंशन क्या होगा, सेम होगा, और टेंशन सेम होगा यानी दोनों पे ही फोर्स क्या होगा, सेम होगा। तो फोर्स हमने बाहर कॉमन ले लिया जो W के बराबर है, अंदर बचा 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। K1 और K2 क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, जो किसके बराबर होते हैं, वाई ए बाई एल। तो पहले की वैल्यू लिखेंगे हम y, इसका एरिया कितना है, एरिया हमने ले लिया पाई आर स्क्वायर यानी 2r का स्क्वायर, और लेंथ कितनी है, लेंथ है इसकी आपकी l, क्लियर। और सेकेंड का भी क्या होगा, वाई ए पाई आर स्क्वायर इंटू एल। देखिए एक में मैंने 2r स्क्वायर लिया है क्योंकि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो ज्यादा है, उसकी रेडियस जस्ट डबल है। बस वैल्यू को पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हाफ w, ये वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर वाई, और ये वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन पाई आर स्क्वायर वाई। बच्चा अगर हम इसमें कॉमन ले लें तो हाफ ओमेगा पाई आर स्क्वायर वाई कॉमन ले लिया, बच्चा 1/4 प्लस 1 दैट इज 5/4 हाफ W अपॉन पाई आर स्क्वायर वाई, ठीक है। और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/8 ओमेगा या W पाई आर स्क्वायर वाई। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सेकेंड वन, क्लियर। यस आज था मैं प्लस में 11th का मैंने एक फुल ईयर बैच स्टार्ट किया हुआ है 11 जून से। आज भी मेरी क्लास है शार्प 1 o'clock, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अ टैंक इज फिल्ड, बहुत ही आसान बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अ टैंक इज फिल्ड टू अ हाइट h, द रेंज ऑफ द वाटर कमिंग आउट ऑफ द होल विच इज अ डेप्थ h/4 फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर। टोटल डेप्थ कितनी है, h वाटर की, सरफेस से h/4 डेप्थ पे यहाँ पे मैंने कर दिया एक होल, और ये यहाँ से पानी ऐसे गिरा, ये है इसकी रेंज, इसकी वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी। दिस इज द क्वेश्चन, राइट। फटाफट आंसर बताइए इसका क्या होगा। इसमें तो 30 सेकेंड्स भी नहीं लगने चाहिए, उससे पहले आंसर आ जाना चाहिए आपका। बेटा आई एम वेरी हैप्पी, 65% बच्चों का आंसर सही है। वो बात अलग है कि बहुत कम बच्चों ने आंसर किया है, बट जितनों ने भी किया है मोस्ट ऑफ देम सही आंसर करके आए हैं। बच्चा देखो इस क्वेश्चन में, वैसे तो ये क्वेश्चन एकदम फॉर्मूला बेस्ड है, और फॉर्मूला रेंज का क्या होता है, 2h माइनस h इंटू h, यही फॉर्मूला होता है, ये रेंज का फॉर्मूला होता है। यहां पे ये वैल्यू अगर हम पुट करें तो ये हो गया 2 अंडर रूट h, वो हाइट होती है वाटर सरफेस से हाइट, वो क्वेश्चन में कितनी मेंशन है, h/4। तो स्मॉल h की वैल्यू हमने पुट करी h/4
h माइनस एच बाई फोर, तो ये वैल्यू आई बेटा 2h/4 3h/4 अंडर रूट, राइट। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, h/4 देखो 2 बार है तो अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, 2h/4 और अंदर है ब्रैकेट में √3, तो ये वैल्यू हो जाएगी √3/2h। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सेकेंड वन। एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और मजे की बात यह है कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। मेरा इस स्टैट का जो बेसिक पर्पस है ना वो ये है आपको सही तरह के क्वेश्चन से मिलाना, कि बच्चा इस तरह के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आसान आते हैं और फिर भी आप लोगों को डर लगता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत आसान है। हमने कैपिलरी ट्यूब्स लिए हैं P और Q, उसको हमने वाटर में डिप कर दिया है। क्वेश्चन में मेंशन है कि जो वाटर राइज हुआ P में वो 2/3 ऑफ द वाटर राइज इन कैपिलरी Q है, तो आपको उनके डायमीटर का रेशियो बताना है। मुश्किल से 5 सेकेंड का क्वेश्चन है, 5 सेकेंड का। मुझे इसका आंसर बताइए। डन, वेरी गुड। बेटा बहुत बुरी बात है, बहुत कम बच्चों का आंसर सही आ रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे जब भी कैपिलरी राइज होता है तो HR इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहता है। ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए, इस रिलेशन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना कि HR इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, तो H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। आपसे इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है डायमीटर्स का, तो डायमीटर का रेशियो P और Q का रेशियो आ जाएगा रेडियस का P और Q का रेशियो, और क्या दिक्कत है, ठीक है ना। और रेडियस जो है वो हाइट की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो HQ/HP हो जाएगा। HQ कितना है, HQ को हमने मान लिया H, तो HP हमारा हो गया 2/3H। ये रिलेशन आपको क्वेश्चन में मेंशन है, तो ये रिलेशन कितना आ गया 3:2। क्या था इसमें, कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड। अरे नलायको इसे तो करो, ये तो आसान से क्वेश्चन है। चलो ये वाला क्वेश्चन करना है आपको। अब इसके बाद क्वेश्चन डिफिकल्ट होना स्टार्ट होगा, ठीक है। एक आइडियल फ्लूइड फ्लो कर रहा है 2 पाइप्स में, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको गिवन है, डायमीटर्स गिवन है 2.5 सेंटीमीटर एंड 3.75 सेंटीमीटर, जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। आपको बताना है कि उनकी वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा। फटाफट आंसर दीजिए। चलो आगे देखते हैं। ये एक पाइप है और यहां पे एक दूसरा पाइप है। यहां पे आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पता है, फ्लूइड डायनामिक्स का क्वेश्चन है। क्या होती है, A1V1 इज इक्वल टू A2V2, और इसे हम लिख सकते हैं कांस्टेंट, यानी AV इज ऑलवेज कांस्टेंट, राइट। तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। हमें यहाँ पे दोनों रेशियोज, दोनों वेलोसिटीज का रेशियो बताना था, दैट इज वी हैव टू फाइंड आउट V1/V2। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, A2/A1, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr² या फिर πd²/4। तो ये πd2²/4 और ये πd1²/4। π4 विल बी कैंसल्ड आउट, तो बचेगा कितना, d2/d1 का होल स्क्वायर, दैट इज 3.75 डिवाइडेड बाई
2.5 का होल स्क्वायर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। इसको सॉल्व कर लीजिए, रेशियो कितना आ जाएगा 9:4। कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको सॉल्व कीजिए। एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट m1 है, अगर हम उसे d1 डेंसिटी के लिक्विड में डाल दें और उसका वेट आएगा m2, उसका वो कितना वेट मेजर करेगा m2, अगर हमने उसे d2 डेंसिटी के लिक्विड में डाला है तो आपको ऑब्जेक्ट की डेंसिटी बतानी है। दिस इज द क्वेश्चन। फटाफट आंसर बताइए। हेलो मोहम्मद। You are new. Okay, very good. आयुष अगेन फर्स्ट। चलो देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। एक बॉडी है, सबसे पहले इसको चेक करते हैं। एक बॉडी है, उसमें नीचे की तरफ लगेगा वेट, ठीक है, ऊपर की तरफ लगेगा बायोंड फोर्स, तो इसका जो नेट वेट आएगा W माइनस वी आ जाएगा, और वो नेट वेट आ रहा है m1g पहले लिक्विड में आ रहा है ना। तो इसकी अगर हम इक्वेशन लिखें तो वेट का मतलब हुआ mg माइनस ऑफ बायोंड फोर्स इज इक्वल टू m1g। ये बेटा आ रहा है आपका रिलेशन। मास का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है v, उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी हमने मान ली d इंटू जी। B1 क्या होता है? बायोंसी फोर्स, उसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। अभी हमने इसे किस लिक्विड में डाला हुआ है? हमने इसे लिक्विड में डाला है, उसकी डेंसिटी है D1, तो ये हो जाएगा V D1G इज इक्वल टू M1G। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इवन इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, VG कॉमन ले लें तो D माइनस D1 इज इक्वल टू M1G, और सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी VG D माइनस D1 इज इक्वल टू M1G, जिसमें हमने GG कैंसिल आउट कर दिया, दैट इज VD माइनस D1 इज इक्वल टू M1। सेम रिलेशन है। अच्छा, अगर हम इसे दूसरे लिक्विड में डालेंगे तो उसका जो वेट हो जाएगा वो m1 से m2 हो जाएगा। वॉल्यूम तो चेंज होगा नहीं, डेंसिटी तो चेंज होगी नहीं, और लिक्विड की डेंसिटी चेंज होकर कितनी हो गई? d2। और हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर सकते हैं? डिवाइड। बच्चा वी कैंसिल कर दिया। वी कैंसिल करना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, और हमारे ऑप्शंस में भी उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सिंपल। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये वैल्यू आएगी m2d माइनस m2d1 इज इक्वल टू m1d माइनस m1d2। हमें निकालना है d, तो d के सारे टर्म एक साइड ले जाएंगे, तो m2 माइनस m1d इज इक्वल टू ये आ जाएगा m2d1 माइनस m1d2। तो यहां से हमारी डेंसिटी ऑफ द सॉलिड आएगी, वो कितनी आ जाएगी? m2d1 माइनस m1d2 डिवाइडेड बाई m2 माइनस ऑफ m1। सिंपल कैलकुलेशन। क्लियर? मतलब हमारा बेसिक कंसेप्ट इसमें था क्या? हमें ये दिख रहा है कि बॉडी का जो एक्चुअल वेट है वो W नीचे की तरफ है, बायोंड फोर्स ऊपर की तरफ है, तो उसका जो एपियरेंट वेट आएगा वो उन दोनों के सबट्रैक्शन के बराबर आएगा। और एपियरेंट वेट कितना दे रखा था? m1g। तो पहली कंडीशन निकाली, दूसरी कंडीशन निकाली, दोनों को डिवाइड कर दिया, करेक्ट आंसर निकाल लिया। राइट? अच्छा, इसमें एक काम और कर सकते हैं, अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो हमारा रिलेशन ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलो उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ बोट हैविंग अ लेंथ 3 मीटर एंड ब्रेथ 2 मीटर इज फ्लोटिंग ऑन द लेक। बोट हमारी 1 सेंटीमीटर सिंक कर जाती है अगर हम उस पर एक मैन को चढ़ा देते हैं, एक आदमी को उठाते हैं और उस पर बैठा देते हैं। तो आपको बताना है व्हाट इज द मास ऑफ द मैन। फटाफट आंसर बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है।
40% स्टूडेंट, केवल 40% बच्चों ने सही आंसर दिया है। देखिए देखो बच्चा, पहले ये लेक थी और इसमें जो है ऑब्जेक्ट कुछ बोट कुछ ऐसे रही होगी, राइट। उसका कुछ वॉल्यूम इमर्स्ड था, अंदर था, ठीक। नीचे की तरफ हमारी बोट का वेट था, ऊपर की तरफ बायोंसी फोर्स था और वो इक्विलिब्रियम पे थी। इसका मतलब बायोंसी फोर्स जो था वो इस बोट के वेट के बराबर था। यहां तक क्लियर है। अब हमने चढ़ा दिया इस पे एक आदमी, तो अब हमारी बोट थोड़ी और ज्यादा डिप हो गई, क्योंकि इस पे क्या चढ़ा दिया हमने, आदमी, एक मैन चढ़ा दिया, ठीक है। अब बेटा बी का मतलब बायोंसी फोर्स, बेटा बायोन फोर्स, लिक्विड लगाता है ना। तो अब बच्चा देखो कि ये इसका जो वॉल्यूम इमर्स्ड है पहले से थोड़ा बढ़ गया और इसका वेट भी पहले से बढ़ गया। पहले सिर्फ बोट का वेट था, अब मैन का भी वेट आ गया, राइट। और अभी भी ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है। तो ये जो वॉल्यूम पहले डिप था उसको तो ऑलरेडी बोट का वेट क्या कर रहा था, बैलेंस कर रहा था। अब हमारा अगर बायोंसी फोर्स बढ़ा है, बायोंसी फोर्स क्या होता है, वॉल्यूम इमर्स्ड। वॉल्यूम इमर्स्ड पहले कम था, अब वॉल्यूम इमर्स्ड बढ़ गया है। अगर वॉल्यूम इमर्स्ड बढ़ा तो बायोंसी फोर्स बढ़ गया, लेकिन अभी भी बॉडी इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब जितना बायोंसी फोर्स बढ़ा है उतना ही वेट बढ़ा है, और वेट किसका है, मैन के मास के बराबर बढ़ा है, और ये इंक्रीज बायोंसी फोर्स के बराबर होगा। क्या ये बात समझ में आई? इसको पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, जस्ट यूज द ट्रिक। क्या लिख रहे हैं कि बोट के वेट को ऑलरेडी पहले वाला बायोंसी मेजर क्या कर रहा था, मेंटेन कर रहा था, बैलेंस कर रहा था। अगर बायोंसी बढ़ा और वेट भी बढ़ा और अब दोनों इक्विलिब्रियम में आ गए, यानी बढ़ा हुआ वेट और बढ़ा हुआ बायोंसी आपस में क्या है, सेम। स्नेहा, माई कोड इज NG10, NG10, दिस इज माई कोड, ठीक है। तो यहां पे देखिए बच्चा, mg और बढ़ा हुआ बायोंसी फोर्स क्या होगा, इंक्रीज्ड वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू g। इंक्रीज्ड वॉल्यूम क्या है, बाद में देखते हैं। डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी है, 1000, और g कितना है, g कर दिया हमने कैंसिल। तो मास ऑफ द मैन आया 1000 इंटू इंक्रीज्ड वॉल्यूम। अब बच्चा ये कितनी डेप्थ नीचे चला गया, ये चला गया 1 सेंटीमीटर की डेप्थ नीचे, और इसकी लेंथ और ब्रेड्थ तो ऑलरेडी 3 मीटर और 2 मीटर दे रखी है, तो इसका एरिया हो गया 3 इंटू 2। डेप्थ बढ़ी कितनी, 1 सेंटीमीटर, दैट इज 10⁻⁻² मीटर। ये सारी वैल्यूज को हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 इंटू 1000 इंटू 10⁻⁻², विच इज इक्वल टू 60 kg। इज इट क्लियर? कहीं कोई डाउट है? अंकिता, एनी डाउट बच्चा? एकदम क्रिस्टल क्लियर करो। चलो आगे बढ़ते हैं। यह भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 1 मिनट का, 1 मिनट नहीं बल्कि 10 सेकेंड का। यहां पे एक पॉइंट है O1 और एक पॉइंट है O2, दोनों से पानी निकल रहा है और दोनों से निकला हुआ पानी सेम पॉइंट पे गिर रहा है। तो आपको ये टोटल हाइट जो है वो क्वेश्चन में मेंशन है h, आपको h1 और h2 का रिलेशन बताना है। फटाफट आंसर दीजिए पोल का। मतलब जिसे थोड़ा सा भी आता होगा वो 10 सेकेंड में क्वेश्चन को कर लेगा। बस 3 ही बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, बाकी सबका बुरा हाल है, एकदम फटे हाल हो आप लोग। देखिए यहां पे बच्चा हमें पता है, ये चीज पता हो ना हो अगर तो लिख लेना। अगर ये कंटेनर है, सरफेस से हाइट ये h है और नीचे से हाइट एक दूसरे कंटेनर में r-h है, तो दोनों की वजह से जो रेंज होती है वो सेम होती है, राइट। अच्छा, अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो ये कितनी हाइट पर है, h1 हाइट पे। इन दोनों की रेंज क्या है, सेम, यानी एक अगर हमारा h है तो दूसरा r-h हुआ, या टोटल कैपिटल H-h हुआ,
राइट। तो RH कितना दे रखा है, H1, और ये सेकेंड वाले केस में हमारा क्या है, H माइनस एच। H माइनस एच कितना है, H माइनस ऑफ H2। तो यहां पे हमने H2 को इधर भेज दिया, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, H1 प्लस H2 इज इक्वल टू कैपिटल H। 10 सेकेंड का क्वेश्चन था ये, राइट। चलो अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ स्टील जिसकी साइड दे रखी है L, इसको L लीजिएगा, दिस इज L, ठीक है। वो मरकरी वेजल में फ्लोट कर रहा है। डेंसिटी ऑफ द स्टील एंड मरकरी गिवन है। आपको बताना है कितना हाइट जो है वो मरकरी लेवल से ऊपर है, दिस इज द क्वेश्चन। फटाफट करो बच्चा। चलो अगेन देखते हैं इसको। ये देखिए लीडर बोर्ड, काफी बच्चों ने आंसर सही किया है, दैट्स गुड। बच्चा हमें पता है वॉल्यूम इमर्स्ड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इज डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जिसे लॉ ऑफ फ्लोटेशन कहते हैं, राइट। लॉ ऑफ फ्लोटेशन बोलते हैं, सबको पता है ये चीज। अच्छा ये हमारी बॉडी है, स्टील की बॉडी, जिसका लेट्स सपोज L पोर्शन जो है, टोटल हाइट L है, जिसका हमने मान लिया X पोर्शन जो है पानी के बाहर है या लिक्विड के बाहर है, तो L माइनस एक्स हाइट अंदर होगी। क्लियर। अब यहां पे हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तो वॉल्यूम इमर्स्ड का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू लेंथ इमर्स्ड। अंदर कितनी हाइट इमर्स्ड है, L माइनस एक्स। टोटल वॉल्यूम कितना होगा, टोटल एरिया इंटू टोटल लेंथ इज इक्वल टू रो एस अपॉन रो एल। बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्लियर। बच्चा यहां से ए कैंसिल आउट कर दिया, तो ये बच्चा 1 माइनस एक्स बाई एल इज इक्वल टू रो एस डिवाइडेड बाई रो एल। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कितनी हाइट बाहर होगी, दैट इज एक्स की वैल्यू आपको बतानी है, राइट। तो यहां से हमारा रिलेशन क्या आ रहा है, रिलेशन आ रहा है 1 माइनस एक्स बाई एल इज इक्वल टू रो एस दैट इज स्टील डिवाइडेड बाई रो एम दैट इज लिक्विड की डेंसिटी मरकरी। तो x बाई एल इज इक्वल टू 1 माइनस रो एस अपॉन रो एम। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, L 1 माइनस रो एस ओवर रो एम। तो दिस इज द हाइट ऑफ स्टील ब्लॉक विच इज अबव द मरकरी सरफेस। इज इट क्लियर। सिंपल लॉ ऑफ फ्लोटेशन लगाया है और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक टैंक है जिसमें हमने कुछ लिक्विड भरा है, मतलब कुछ में वाटर है और नीचे की तरफ क्या है, मरकरी। एक ब्लॉक लिया है, उस ब्लॉक की साइड 10 सेंटीमीटर है। आपको बताना है ब्लॉक की डेप्थ मरकरी के अंदर कितनी होगी, दिस इज द क्वेश्चन। फटाफट आंसर दो। थर्टी 30% बच्चों का आंसर सही है बस। चलो देखो देखो बच्चा, सिंपल सी बात है कि बॉडी हमारी किस में है, इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम पे है, इसका मतलब इस पे नेट फोर्स 0 है। जितना फोर्स ऊपर होगा उतना फोर्स नीचे लगेगा। दिस इज द सिंपल कंसेप्ट। ये हमारा ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे नीचे की तरफ लगेगा इसका वेट दैट इज mg, और ऊपर की तरफ लगेगा बायोंड फोर्स। बायोंड फोर्स यहाँ पे 2 लिक्विड है तो 2 बायोंड फोर्स लगेंगे, B1 और B2।
B1 लगाएगा पहला लिक्विड और B2 लगाएगा दूसरा लिक्विड। सिंपल, यहां तक कोई डाउट नहीं। अच्छा, यहां पे हम मास की जगह लिख सकते हो, हमें यहां पे दिख रहा है B1 प्लस B2 किसके बराबर होगा, mg के बराबर, क्योंकि बॉडी हमारी किसमें है, कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है। B1 इज द बायोन फोर्स बाय द वाटर एंड B2 इज द बायोन फोर्स बाय द मरकरी। अब ने पूछा जा रहा है मरकरी में ये कितना डिप्ड है। लेट्स सपोज ये मरकरी में डिप्ड है x, तो वाटर में कितना डिप्ड होगा, वाटर में डिप्ड होगा ये 10 माइनस x, क्योंकि इसकी टोटल हाइट कितनी है 10। तो बायोन फोर्स बाय द मरकरी कितना होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया राइट इनटू हाइट, डिप्ड हाइट कितनी है x, डेंसिटी ऑफ द मरकरी दैट इज 13.6 इनटू g। क्लियर? हम सारी चीजें सीजीएस में रख रहे हैं, एवरीथिंग इज इन सीजीएस। B2 क्या है, बायोन फोर्स बाय द वाटर दैट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया A होगा, ठीक है। डिप्ड पोर्शन वाटर में कितना है 10 माइनस एक्स, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है 1 इंटू जी। ये B1 और B2 आ गया और ये किसके बराबर होगा m इंटू जी। मास का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इंटू जी। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड मतलब एरिया इंटू टोटल लेंथ, टोटल लेंथ कितनी है 10। डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड आपको दी है क्वेश्चन में, यस गिवन है आपको 8.56 इंटू जी। मैम ये तो रिलेटिव डेंसिटी गिवन है, जब हम सीजीएस की बात करते हैं तो रिलेटिव डेंसिटी ही हमारी बॉडी की डेंसिटी के बराबर होती है, ठीक है। अच्छा, अगर हम सबसे ए और जी कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दें तो 13.6x प्लस 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ 8.56 आएगा। सिंपल इक्वेशन आ जाएगी। इक्वेशन सॉल्व करके आपको x की वैल्यू निकाल लेनी है। x की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर और x है क्या, x इज द डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द मरकरी। मरकरी के अंदर कितना ऑब्जेक्ट डेप्थ है 6 सेंटीमीटर, यही आपको निकालना था। तो योर आंसर इज 6 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? समझ आया बच्चा? बेटा अभी हैं क्वेश्चंस, चलो नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे एक लिक्विड है, यहाँ हमने एक ले ली है कैंडल, कैंडल की डायमीटर दे रखी है d, कैंडल की टोटल लेंथ है 12, L पोर्शन जो है वो बाहर की तरफ है लिक्विड के और L पोर्शन लिक्विड के अंदर है। अगर हमारी कैंडल मेल्ट होना स्टार्ट कर रही है, बर्न हो रही है ना, तो मेल्ट होना स्टार्ट कर रही है 2 सेंटीमीटर पर आवर, यानी 1 आवर्स में उसकी हाइट कम होकर 2 सेंटीमीटर हो जाती है। तो बताइए आप कि इसकी कैंडल जो है वो टॉप ऑफ द कैंडल नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, या अगर नीचे जाएगा तो किस रेट से नीचे जाएगा, राइट? ये आपको बताना है। क्वेश्चन लिखिए, उसका आंसर पोल कीजिए, इसका मैं आंसर बता रही हूं फटाफट। बेटा मेरी क्लास 11 o'clock नहीं 10:30 होती है। कोई बात नहीं बच्चा, उस क्वेश्चन को मैंने जान के मिस कर दिया, स्किप कर दिया, क्योंकि टाइम कम है तो हम थोड़े अब ठीक क्वेश्चंस कर लेते हैं। वेरी गुड आयुष एंड श्रेष्ठा बच्चा, वेरी गुड। चलिए देखिए, यहां पे क्या है, आपकी कैंडल है, हमें पता है वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम जो है वो सॉलिड ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड और डेंसिटी ऑफ लिक्विड के रेशियो के बराबर होता है, ठीक है। वॉल्यूम इमर्स्ड कितना होगा, एरिया, और इमर्स्ड लेंथ कितनी है L। टोटल वॉल्यूम कितना होगा, एरिया, और टोटल लेंथ कितनी है 2L। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 1/2। ये क्लियर है? डेंसिटी ऑफ सॉलिड और डेंसिटी ऑफ लिक्विड का रेशियो 1/2 आ रहा है। अब हमारी जो कैंडल है बेटा वो मेल्ट हो या ना हो, उसकी डेंसिटी तो चेंज नहीं होगी, साथ ही साथ लिक्विड की भी डेंसिटी चेंज नहीं होगी। जब हमारा ρs और ρl कांस्टेंट है तो ये वैल्यू भी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। दैट इज यहां से हमें ये समझ में आ रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द इमर्स्ड सॉलिड और टोटल वॉल्यूम जो होगा वो हमेशा 1/2 होगा, हमेशा।
क्योंकि डेंसिटी ऑफ सॉलिड और डेंसिटी ऑफ लिक्विड दोनों ही चेंज यहां पर नहीं हो रहे हैं। क्लियर? अब बच्चा जरा आगे देखते हैं, अगर हमारी मेल्ट हुई थोड़ी सी कैंडल तो इसका कुछ पोर्शन ऊपर कम हो जाएगा और कुछ पोर्शन नीचे भी कम हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ऊपर और नीचे का पोर्शन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ही होना चाहिए क्योंकि वो चीज कांस्टेंट है। आपको गिवन है कैंडल का बर्निंग रेट 2 सेंटीमीटर पर आवर, यानी कि हर 1 सेकेंड में 2 सेंटीमीटर हमारी कम हो जाती है क्या कैंडल। तो अब कैंडल की लेंथ 1 सेकेंड के बाद पहले 12 थी, अब कितनी बची? 12 - 2 बची ना। और हमें ये पता है कि हमारा कांस्टेंट जो है ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है, यानी कि आधी कैंडल हमेशा बाहर रहेगी और आधी कैंडल हमेशा अंदर रहेगी। तो 12 - 2 में L-1 रहेगी बाहर और L-1 रहेगी अंदर। तो पहले जैसे ही बर्न करना स्टार्ट किया था, कैंडल की लेंथ जो थी वो बाहर कितनी थी? L थी। बर्निंग के बाद कैंडल की लेंथ बाहर कितनी है? L-1 है, यानी कि कैंडल की लेंथ कितनी कम हो गई? 1 सेंटीमीटर। कितने सेकेंड में? 1 सेकेंड में। यानी कि कैंडल का बर्न होने का रेट कितना है? 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेंथ बढ़ गई या कम हो गई? डेफिनेटली कम हो गई। तो हाइट क्या हो गई? कम हो गई। तो यहाँ पे रेज हुआ या फॉल हुआ? फॉल हुआ। तो आंसर होगा फॉल एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर आवर। प्रीति बेटा, मेरी थ्योरी रिवीजन 1 शॉट वीडियो यूट्यूब पे चल रहे हैं, उसको फॉलो करो, जिसमें मैं अपने एक वीडियो में 2, 3, 4 घंटे की क्लासेस लेती हूँ, पूरा एक चैप्टर कंप्लीट कर देती हूँ। उसको फॉलो करो और उसकी क्लास की नोटिफिकेशन मेरे टेलीग्राम लिंक पे आ जाती है। आगे देखते हैं। दिस इज द क्वेश्चन। फटाफट आंसर बताइए बच्चा। क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से समझना। इट इज वन ऑफ द गुड क्वेश्चन। यहां पे ये हमारी ट्यूब थी, राइट? ट्यूब की हाइट थी h। ये नॉर्मली एयर में रखी थी। हमने इसे मरकरी में डिप किया। मरकरी में डिप किया तो यहां पे इतनी x हाइट तक मरकरी चढ़ गई। तो आपको करेक्ट रिलेशन बताना है, क्या होगा? 1 2 3 4। मतलब हमारी एक ट्यूब थी जिसमें एयर भरी हुई थी, हमने ट्यूब को उल्टा किया, मरकरी में डिप कर दिया तो x डेप्थ तक मरकरी चढ़ गई। आपको बताना है व्हाट इज द करेक्ट रिलेशन। मैं आपको ऑप्शंस दे रही हूं। दिस इज वन ऑफ द गुड क्वेश्चन। फटाफट सॉल्व करके बताइए। नहीं बेटा, नहीं करेंगे। अर्धेंदु नहीं करेंगे बच्चा। अगेन सेम रिजल्ट, उन्हीं बच्चों के आंसर आ रहे हैं। बच्चा इसका आंसर हो सकता है बहुत सारे लोगों को याद भी हो, क्योंकि कई सारी बुक्स में ये क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन को देने का पर्पस ये था कि आप इस कंसेप्ट को समझो। ठीक है, कंसेप्ट के लिए मैंने एक क्वेश्चन बनाया है, इस क्वेश्चन को दिया है, इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं, अच्छे से सॉल्व करते हैं। बच्चा पहले हमारा सिर्फ ये थी ट्यूब जिसमें h हाइट तक क्या था? एयर थी। और इस वक्त एयर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होगी, यानी इस वक्त इसका प्रेशर कितना था? P0 था। क्लियर? कोई दिक्कत? यानी यहां पे हम लिख सकते हैं P0 की वैल्यू कितनी होगी? h रो g के बराबर होगी। अब जब हमने इसको ही डिप करके डाल दिया तो ये कुछ ऐसा सा हो गया। ये पूरी क्या है? मरकरी है। और यहां पे x डेप्थ तक, x ही है ना? हाँ जी, x डेप्थ तक मरकरी चढ़ गई। यानी जो एयर पहले h हाइट में डिस्ट्रीब्यूटेड थी वो कंप्रेस होके इस वाली हाइट में आ गई। और ये हाइट कितनी है? h माइनस x। पहले जो एयर h हाइट में थी वो कंप्रेस होके h माइनस x हाइट में आ गई, यानी कि प्रेशर क्या हो गया? बढ़ गया, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो गया? कम हो गया। अब इसके अंदर जो एयर है उसका प्रेशर P0 नहीं है, बल्कि उसको हम मान रहे हैं P1।
तो सबसे पहले तो हमें P1 की वैल्यू निकालनी है। आइसोथर्मल प्रोसेस लेंगे तो आइसोथर्मल प्रोसेस में P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 आपको पता है होता है, राइट। पहले हमारा प्रेशर कितना था P0 और वॉल्यूम कितना था, हमारी पूरी ट्यूब का वॉल्यूम, दैट इज एरिया इनटू हाइट। बाद में प्रेशर कितना हो गया P1 जो हमें निकालना है, और अब वॉल्यूम कितना है, एरिया इनटू हाइट जिसमें एयर है। अब एयर h हाइट में नहीं है बल्कि h माइनस x हाइट में है, तो यहां से बच्चा a क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो अब आपके P1 की वैल्यू आई P0 h अपॉन h माइनस x। यानी अब जब हमने उसको डिप कर दिया मरकरी में, तो जो ऊपर एयर है हमारी इस कंटेनर में या ट्यूब में, वो एयर हमारी नॉर्मल प्रेशर पर नहीं है बल्कि इस P1 प्रेशर पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे नहीं है। अब आप अगर देख तो पॉइंट देखो, इस पॉइंट को ले हम A और इस पॉइंट को ले अगर हम B, दोनों ही सेम हाइट पे है और दोनों ही मरकरी पे है, तो दोनों का प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। सो वी कैन राइट डाउन PA इज इक्वल टू PB। PA की वैल्यू क्या होगी, प्रेशर एट द पॉइंट A, यहाँ पे एक तो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर और दूसरा होगा इस हाइट की मरकरी की वजह से प्रेशर। ये हाइट कितनी है, h माइनस एक्स, तो h माइनस एक्स की मरकरी की वजह से प्रेशर कितना होगा, h माइनस एक्स इंटू रो जी। और PB पॉइंट पे प्रेशर P1 के बराबर है जो हम निकाल चुके हैं, कितना, P0 h अपॉन h माइनस एक्स, राइट बेटा। बस ये वैल्यूज आपको पुट करनी है, तो ये हो जाएगा P0 का मतलब कितना है, h रो जी प्लस h माइनस एक्स रो जी। ये क्या हो जाएगा, P0 की जगह h रो जी, तो ये h स्क्वायर रो जी डिवाइडेड बाई h माइनस एक्स। क्लियर, कहीं कोई डाउट? अच्छा, अगर हम दोनों तरफ से रोजी को क्या कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दे तो बचेगा h प्लस h माइनस एक्स इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन h माइनस एक्स, राइट बेटा। h प्लस h माइनस एक्स दैट इज 2h माइनस एक्स इज इक्वल टू h स्क्वायर ओवर h माइनस एक्स। यानी इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई हम लिख सकते हैं 2h माइनस एक्स इज इक्वल टू h स्क्वायर ओवर h माइनस एक्स, दैट इज h स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 2h माइनस एक्स इंटू h माइनस एक्स। याद है तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, याद नहीं है कंसेप्ट समझोगे तो इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें हैं। हमने ये चीज देखी कि सेम हाइट पे प्रेशर क्या होगा, सेम, ठीक है। हमने यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस लगाया, हमने कई सारी चीजें यहाँ पे करी, तो इसका कंसेप्ट समझो। कंसेप्ट समझोगे तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे होते चले जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सिलेंड्रिकल वेसल है जिसके ऊपर हमने क्या रख दिया, m मास का एक कंटेनर रख दिया और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, पिस्टन रख दिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, a। अब आपको बताना है यहाँ पे लिक्विड किस वेलोसिटी से निकलेगा, व्हाट इज द वेलोसिटी, फटाफट आंसर दीजिए। चलिए देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में हमें पता है कि इस होल से जो वेलोसिटी निकलती है उसे हम वेलोसिटी ऑफ एफ्लेक्स बोलते हैं, और बहुत सारे बच्चे फॉर्मूला याद कर लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ एफ्लेक्स इज √2gh, राइट। बट बच्चा वो √2gh सिर्फ तब होती है जब यहाँ पे हमारा ये कंटेनर खुला होता है और इस पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 होता है। लेकिन इस कंडीशन में हमारा कंटेनर खुला नहीं है बल्कि उसमें m मास रखा हुआ है। तब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसमें सिर्फ एक इक्वेशन लगाते हैं कि टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, राइट। अगर हम इस पॉइंट पर आते हैं बच्चा, एक पॉइंट ये ले लेते हैं, एक पॉइंट ये ले लेते हैं, इसे हम नाम देते हैं 1 पॉइंट और इसे हम नाम देते हैं 2 पॉइंट। इस तरह के क्वेश्चन कैसे करेंगे समझ लो, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। सबसे लोएस्ट पॉइंट को हम डेटम लाइन मान लेते हैं। डेटम लाइन का मतलब इसमें हम हाइट मान लेंगे 0। तो फर्स्ट पॉइंट पे हमारी जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगी, फर्स्ट पॉइंट पे एक तो प्रेशर एनर्जी होगी, वो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 ही है, राइट।
दूसरी कौन सी एनर्जी होगी? हाफ रो वी स्क्वायर, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, प्लस यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0, क्योंकि हमने हाइट कितनी ले रखी है? 0 ले रखी है। तो फर्स्ट पॉइंट पे टोटल एनर्जी इतनी है। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? रो जी एच, क्योंकि ये एच हाइट ऊपर है, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे कितनी होगी? 0 होगी। और इस पॉइंट पे प्रेशर एनर्जी कितनी होगी? एक तो प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा ही होगा, साथ ही साथ इस मास की वजह से, इस वेट की वजह से भी प्रेशर हो जाता है। और प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। ये मास कितना है? mg, तो इस मास की वजह से भी एक प्रेशर आएगा, वो कितना हो जाएगा? mg डिवाइडेड बाई a। एंड एज वी नो, अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दोनों पॉइंट पे टोटल एनर्जी सेम होंगी, तो वी कैन राइट डाउन पी नॉट प्लस हाफ रो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? पी नॉट प्लस रो जी एच प्लस एम जी डिवाइडेड बाई ए। पी नॉट क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो यहां से वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई? 2 रो जी एच प्लस एम जी डिवाइडेड बाई ए। यही आई बेटा, ये हमारी वैल्यू आ गई रो वी स्क्वायर की। इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई अगर हम करें तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 बाई रो से डिवाइड कर देंगे, 1 बाई रो इंटू 2 रो जी एच प्लस एम जी बाई ए। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 टाइम्स ऑफ जी एच प्लस एम जी ओवर ए रो। दिस इज द वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर। तो वी की वैल्यू के लिए हम इसको क्या कर देंगे? अंडर रूट। कोई ऑप्शन आ रहा है? समझ आया? दैट इज द सेकेंड वन। बच्चा देखो, आप लोगों का जो मैं यहाँ पे दिख रही हूँ, ये जो मैसेजेस देख रही हूँ, कुछ कह रहे हैं स्लो पढ़ाओ, कुछ कह रहे हैं फास्ट पढ़ाओ, कुछ को लगेगा इजी, कुछ को लगेगा डिफिकल्ट। मैं सबके अकॉर्डिंग नहीं चल सकती, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये ज़रूर बता सकती हूँ कि इस स्पीड से आपको चलना है, इस तरह के न्यूमेरिकल आपको करने हैं। ये आपको ईजी लग रहे हैं या डिफिकल्ट लग रहे हैं, डजेंट मैटर, आने यही है ना। हो सकता है कुछ लोग बोलें कि बच्चे कितने इजी न्यूमेरिकल है, कुछ को लगे कितना डिफिकल्ट न्यूमेरिकल है। अगर डिफिकल्ट है तो लेवल बढ़ाओ, और अगर इजी है तो टेंशन फ्री हो जाओ। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन। ये आपको एक कंटेनर दिया है, कंटेनर में नीचे की तरफ डेंसिटी है 2 रो और ऊपर वाले लिक्विड की डेंसिटी है रो। दोनों को एच हाइट तक फिल कर दिया गया है और उनके जस्ट मिड पर, ये मिड है, मिड पॉइंट, उन पे 2 होल कर दिए गए हैं। एक से लिक्विड निकल रहा है v1 वेलोसिटी से, एक से लिक्विड निकल रहा है v2 वेलोसिटी से। आपको इन दोनों का क्या बताना है? रेशियो v1 ओवर v2 बताना है। दिस इज द क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। फटाफट मुझे इसका आंसर दीजिए। चलिए देखें कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को भी मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगी, ठीक है। हम जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो एनर्जी कंजर्वेशन से करेंगे। हम यहाँ पे 3 पॉइंट ले लेते हैं। इसको पॉइंट माना 1, इसको पॉइंट माना 2 और इस टॉप को पॉइंट माना 3। इन तीनों पॉइंट पे एनर्जी हमारी कंजर्व होनी चाहिए। सबसे नीचे वाले पॉइंट को हम डेटम पॉइंट मान लेते हैं। डेटम लाइन मतलब इस पे हाइट कितनी है? 0 है। तो बच्चा सबसे पहले थर्ड पॉइंट पे टोटल एनर्जी देखते हैं। थर्ड पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, प्रेशर एनर्जी P0 होगी और साथ ही साथ यहाँ पे होगी कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? रो जी एच। तो रो डेंसिटी का कितनी हाइट है? देखो रो डेंसिटी की h हाइट है और 2 रो डेंसिटी की कितनी हाइट है? h/2 हाइट है, क्योंकि इसे हम 0 मान रहे हैं तो यहां से यहां तक की हाइट कितनी हो गई? h/2।
ठीक है, तो ये 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो बचा कितना, पी नॉट प्लस एच रो जी प्लस एच रो जी, दैट इज 2H रो जी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। थर्ड पॉइंट पे टोटल इतनी एनर्जी है। सेकेंड पॉइंट पे कितनी एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी एट पॉइंट 2, तो यहां पे प्रेशर एनर्जी तो पी नॉट होगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ रो V1 स्क्वायर, और यहां पे प्रेशर एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, H/2 हाइट तक हमारा रो डेंसिटी का लिक्विड है और H/2 हाइट तक हमारा 2 रो डेंसिटी का लिक्विड है। तो ये कितनी हो गई, पी नॉट प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, ये 2 कैंसिल, तो ये हमारा कितना हो गया, 3/2 H रो जी। क्लियर, आपको थोड़ा क्लियरली दिखे इसलिए मैं नेक्स्ट पेज में सॉल्व कर देती हूँ। तो हमारे थर्ड पॉइंट पे टोटल एनर्जी आ गई पी नॉट प्लस 2H रो जी। सेकेंड पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितनी आ गई, पी नॉट प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस 3/2 H रो जी। और अगर हम बात करें फर्स्ट पॉइंट पे, तो फर्स्ट पॉइंट पे टोटल कितनी एनर्जी आएगी, फर्स्ट पॉइंट इज द डेटम पॉइंट, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ रो V2 स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी कितनी है V2, एंड यहां पर पोटेंशियल एनर्जी हो गई, हाफ रो नहीं होगा 2 रो होगा, क्योंकि यहाँ की लिक्विड की डेंसिटी कितनी है 2, और यहाँ पे प्रेशर एनर्जी कितनी होगी, पी नॉट, दैट इज, इसको हम लिख सकते हैं रो V2 स्क्वायर प्लस पी नॉट। ये 3 इक्वेशंस आ गई, ये तीनों इक्वेशंस आपस में इक्वल होंगी क्योंकि टोटल एनर्जी तीनों पॉइंट पे क्या रहेगा, कंजर्व। तो यहाँ पे हम फर्स्ट और सेकेंड को कल कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा, 2H रो जी इज इक्वल टू 3/2H रो जी प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/2H रो जी। बेटा 1/2 कैंसिल आउट, रो विल बी कैंसल्ड आउट, V1 की वैल्यू कितनी आई, √GH। क्लियर, अगर हम सेकेंड और थर्ड को कंपेयर करें या फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करें तो पी नॉट प्लस 2H रो जी की वैल्यू आ जाएगी कितनी, पी नॉट प्लस रो V2 स्क्वायर, पी नॉट कैंसिल, रो कैंसिल, तो V2 की वैल्यू कितनी आई, √2HG। V1 V2 दोनों आ गए, अगर हम दोनों को यहां से डिवाइड कर दें तो V1 रेशियो V2 कितना आ जाएगा, √GH रेशियो √2GH, दैट इज 1/√2। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, फोर्थ ऑप्शन, राइट। तो बच्चा ये मैंने पूरा इतना लॉन्ग मेथड इसलिए करके दिखाया तो कि किसी भी बच्चे को अगर कंसेप्ट में प्रॉब्लम हो तो उसको कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि हमें एनर्जी कंजर्वेशन से सॉल्व करना है, तीनों पॉइंट पे अलग अलग टोटल एनर्जी निकाल के इक्वेट कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही, कल अगेन 10:30 में आपको यहीं पे मिलूंगी और हमारा टॉपिक डिस्कस होगा इसका नया नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। चलो ओके बाय बच्चा, टेक केयर। एक और चीज लास्ट में जाते जाते बता रही हूँ, प्लस बैच मेरा स्टार्ट हो चुके हैं जिसमें 11th फुल ईयर लॉन्ग कोर्स हम डिस्कस करेंगे, और हमारा जो टेलीग्राम लिंक है वो ये रहा, एंड द कॉन्टैक्ट नंबर इज, राइट बच्चा। चलो बाय, टेक केयर।